हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आपके जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा, उसके लिए ज्योग्राफी का पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भूगोल का एक मॉडल पेपर परीक्षा 2022-23 के लिए और कक्षा 12 का। तो आइए करते हैं शुरू, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो भाग अ है, इस जो खंड अ है, इसको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ये तो हम इसके कर चुके हैं। और इसी के साथ हमने इसके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो भी हमने कर लिए हैं। वीडियो मैंने पहले ही उसका अपलोड कर दिया है, आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा। और अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमने इसके रिक्त स्थान वाले अति लघुत्रात्मक ये सारे कंप्लीट कर दिए। और अब इसका जो नेक्स्ट भाग है खंड ब, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इसके खंड ब की। और इसके पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर एक साथ आप ये मॉडल पेपर्स अगर आप एक ही जगह पर चाहते हैं, सारे मॉडल पेपर्स, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में आपको ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसका चौथा प्रश्न है, 3 उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि प्रौद्योगिकी का विकास प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात ही होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मतलब कि समाज का सांस्कृतिक स्तर पर विकास हुआ है, इसकी सूचना हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है, इसके निम्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है कि घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि की खोज में सहायता प्रदान की। मतलब जब आग की खोज हुई और आग की शुरुआती आग जो है वो उत्पन्न हुई थी, आपको पता होगा, जैसे 2 पत्थरों के टकराने से। तो इससे मनुष्य ने ये सीखा कि घर्षण से अग्नि पैदा होती है। दूसरा उदाहरण है कि डीएनए एवं आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने में योग्य बनाया। और इसका तीसरा उदाहरण है कि हम अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसको समझने में सहायता प्राप्त करी है। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, संभववाद विचारधारा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित संभववाद की विचारधारा ये मानती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। वस्तुतः संभववादियों के लिए मानव की चयन करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, न कि प्रकृति और उसका प्रभाव। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण एवं प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगते हैं। वे अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को प्राप्त कर अनेक संभावनाओं या अवसरों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं। तो हम मानव भूगोल के जो विभिन्न विषय हैं उनके मुख्य पक्षों के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समुदायों के आपसी कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक उद्देश्यों, मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मानव संसाधन, दूसरा है प्रदेश में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य, अगला है मानव और वातावरण के मध्य आपसी समायोजन, नेक्स्ट है विभिन्न प्रदेशों के मध्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, और नेक्स्ट है कालिक विश्लेषण।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति की कौन कौन सी प्राथमिकताएं बनाई हैं? तो आप लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति की निम्न प्राथमिकताओं को महत्वपूर्ण माना है। इसमें पहला है नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थलों में वृद्धि। दूसरा है आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल एवं सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। अगला है महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार। नेक्स्ट है ऊर्जा उपयोग और वैकल्पिक परिवहन तत्व को विकसित करना। और नेक्स्ट है वायु प्रदूषण कम करना। अगला है 8वां प्रश्न, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की 4 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो आप लिखेंगे कि जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ जो पाई जाती हैं, उन बस्तियों की जो समस्या है वो इस प्रकार है। पहला तो ये है कि यहाँ पर जल की अपर्याप्त आपूर्ति। दूसरा है जल जनित बीमारियों की अधिकता, यानी कि जो जल की निकासी होती है उससे जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं वो अधिक होती हैं। सिंचाई सुविधाओं की कमी। नेक्स्ट है शौचालय और कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाओं का अभाव। और मकानों में उपयुक्त वायु संवहन का अभाव, यानी मकानों में पर्याप्त जो है वो रोशनी और हवा नहीं आने की समस्या। अगला प्रश्न है आपका 9वां, अंतर्राज्यीय प्रवास। और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो है अंतर्राज्यीय प्रवास। अब इसमें क्या होता है कि अंतर्राज्यीय प्रवास में एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले आवागमन को अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही राज्य में प्रवास होता है, मतलब राज्य के भीतर ही भीतर लोग जो है वो प्रवास करते हैं। और दूसरा होता है, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर, है ना, इस तरीके का जो आवागमन होता है। दूसरा होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होने वाला प्रवास, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध या स्थिर प्रावस्था क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक निम्न थी, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी, बहुत कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जनसंख्या वृद्धि बहुत ही निम्न रही थी। 1901 से 1921 की अवधि के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब होता है कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटी थी। जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि के दौरान उच्च मृत्यु दरों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। तो इस दौरान उच्च मृत्यु दर रहने के क्या कारण थे कि वहाँ पर जो है उस समय चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, निरक्षरता जो है वो बनी हुई थी, भोजन और अन्य जो आधारभूत आवश्यकता हैं और वो भी जो है वो बनी हुई थी। तो इस प्रकार की आवश्यकताओं की कमी जो है वो बनी हुई थी, तो ये मृत्यु दर जो है वो इससे बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने इतने प्रश्न किए और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं 11वें प्रश्न से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू, बाय।